सोचो जरा, एक वक्त था जब लोग सिनेमा को सिर्फ एक नौटंकी मानते थे। एक्टिंग करने वालों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज वही सिनेमा भारत की पहचान बन चुका है। बॉलीवुड सिर्फ एक नाम नहीं, दुनिया भर में एक पहचान है। पर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। यह कहानी है स्ट्रगल की, सपनों की और उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं, इतिहास रच दिया। यह कहानी है इंडियन सिनेमा के एवोल्यूशन की। साल था 1913, जब भारत में एक आदमी ने एक सपना देखा। उनका नाम था दादा साहब फाल्के, जिन्हें आज हम भारतीय सिनेमा का जनक कहते हैं। फाल्के साहब ने विदेशी फिल्में देखी और सोच लिया कि यही जादू हमें हिंदुस्तान लाना है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, परिवार की सारी पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी बेच डाले, सिर्फ एक कैमरे और फिल्म बनाने की चाह में। और इसी जुनून का नतीजा था भारत की पहली लेंथ वाली फुल मूवी राजा हरिश्चंद्र। सोचिए, उस समय ना बिजली थी ना साउंड रिकॉर्डिंग। ये एक मूक फिल्म थी, यानी पर्दों पर सिर्फ कैरेक्टर्स अपनी आंखें या अपने हाव भाव से कहानी कहते थे। बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा या ढोल ताशे बजते थे और स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट से कहानी आगे बढ़ती थी। लोग जब हरिश्चंद्र को देखते तो हैरान रह जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये चलती फिरती तस्वीरें कैसी बनी हैं। कुछ बच्चे तो डर कर रोने लगते, कुछ बड़े आश्चर्य से तालियां बजाते थे। लोग इस जादू को देखने के लिए मीलों दूर पैदल आते थे। राजा हरिश्चंद्र के बाद भी कई फिल्में बनी। किचन द बर्न्ड, लाइफ ऑफ एशिया जैसी फिल्में। ये फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये भारत के लोगों के लिए एक नई दुनिया थी, जहां वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकलकर एक जादुई लोक में खो जाते थे, जहां राजकुमार राजकुमारी या राजा महाराजा देवी देवता थे। यह एक ऐसी आधार था जिस पर आने वाले वक्त में भारतीय सिनेमा की मजबूती इमारत खड़ी होने वाली थी। और फिर 14 मार्च 1931 मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में एक ऐसा जादू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, लोग चुपचाप तस्वीरें देख रहे हैं और अचानक पर्दों पर से आवाज़ आती है। एक एक्टर डायलॉग बोलता है और फिर गाना शुरू होता है। थिएटर में बैठे लोगों की चीखें निकल गई। लोग अपनी सीटों पर उछल पड़े, कुछ लोग तो डर कर भाग गए। यह थी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। उस फिल्म का पहला डायलॉग था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। यह डायलॉग सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, यह एक ऐतिहासिक गर्जना थी जिसने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। आवाज़ के आने से भारतीय सिनेमा में क्रांति आ गई। अब सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि डायलॉग डिलीवरी और गाने भी ज़रूरी हो गए। आलम आरा में 7 गाने थे और उन गानों ने रातों रात धूम मचा दी। हर फिल्म में कम से कम 10 से 12 गाने होने लगे और गानों के बोल, उनकी धुनें लोगों को जुबान पर चढ़ गई। इम्पीरियस फिल्म्स जैसे स्टूडियोज तेजी से बने और एक्टर रातों रात स्टार बन गए। आलम आरा के बाद इंद्र सभा जैसी फिल्में आई जिसमें 70 से ज़्यादा गाने थे। फिल्में अब सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाती थी, वह समाज का आईना बन गई। उस वक्त की सामाजिक बुराइयों, आज़ादी की लड़ाई की भावना और आम आदमी की ज़िंदगी को फिल्मों में दिखाया जाने लगा। जैसे अछूत कन्या ने जाति प्रथा पर बात की। सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि लोगों की आवाज़ और समाज सुधार का जरिया बन गया था। लोग सिनेमा हॉल के बाहर घंटों लाइन सड़कों पर खड़े रहते थे, बस उस जादू को फिर से हम महसूस करने के लिए, जहां तस्वीरें बोलने लगी थी। अब आते हैं भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा में। लगभग 1940 से लेकर 1960 के दशक के अंत तक का दौर। ये वो वक्त था जब भारतीय फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि कला का एक उच्च रूप थी। इस दौर ने ऐसे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स दिए जिनकी विरासत आज भी जिंदा है। गुरु दत्त जैसे दूरदर्शी निर्देशक ने प्यासा जैसी फिल्में बनाई, जो समाज के पाखंड और एक कलाकार के अकेलेपन को इतनी गहराई से दिखाती थी कि आज भी ये भारतीय सिनेमा की मास्टरपीस मानी जाती है। उनकी कागज़ के फूल सिनेमा के अंदर सिनेमा की कहानी की रहती है, जो अपने समय से बहुत आगे थी। दूसरी तरफ राज कपूर थे, जिन्हें शोमैन कहा जाता था। उनकी फिल्में जैसे आवारा और 420 आम आदमी के सपनों, उसकी बेबसी और सबके जज्बे को पर्दे पर उतारती थी। उन्होंने चार्ली चैपलिन से प्रेरणा लेकर आवारा में एक आवारा लड़की का किरदार निभाया था, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ था। ये फिल्में सिर्फ भारतीय में नहीं, बल्कि रूस और चीन जैसे देशों में भी पूरी सुपर डुपर हिट थी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल कैंप बना दिया। दिलीप कुमार अपनी गंभीर और इंटेंस एक्टिंग के लिए ट्रेजेडी किंग कहलाए। खासकर देवदास और नए दौर जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने किरदारों को जीवित कर दिया। नरगिस ने
मदर इंडिया में एक माँ का ऐसा किरदार निभाया जो आज भी भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है और यह फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आंखों और भाविक परफॉर्मेंस से ट्रेजेडी क्वीन कहलाई तो मधुबाला अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अधिकारी से मुगले आजम जैसी भावी फिल्मों की जान बन गई। इस दौर में संगीत का भी जादू था। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश जैसे महान गायकों ने फिल्मों के गानों को घर घर पहुंचा दिया। लग जा गले, क्या हुआ तेरा वादा, आवारा हूँ, ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये हर भावना के साथी थे। लोग इन गानों को ग्रामोफोन पर घंटों सुनते थे। इस दौर में फिल्मों की साहित्य, समाजशास्त्र और दर्शन सब कुछ था। भारतीय सिनेमा ने अपनी सच्ची पहचान बनाई और अपनी कहानियों से लोगों के दिल में हमेशा के लिए उतर दिया। यह वह दौर था जब सिनेमा वाकई में एक कला और ज़िंदगी का हिस्सा था। अब साल था 1970 का। ये वह वक्त था जब भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक आर्थिक असंतोष बढ़ रहा था। आम आदमी सिस्टम से नाराज था, थक चुका था और इस नाराजगी को पर्दे पर उतारा एक ऐसे हीरो ने जो उस वक्त तक संघर्ष कर रहा था, अमिताभ बच्चन। उन्होंने एंग्री यंग मैन का अवतार लिया। जंजीर फिल्म से शुरू हुआ ये सफर दीवार, शोले, डॉन जैसी फिल्मों के साथ एक ऐतिहासिक लेजेंड बन गया। अमिताभ बच्चन ने दिखला दिया कि हीरो सिर्फ गाना गाने और हीरोइन के पीछे भागने के लिए नहीं होता, वो सिस्टम से टक्कर भी ले सकता है, अन्य के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकता है। उनके लंबे कद, दमदार आवाज़ और आंखों में इंटेंसिटी को लोगों को दीवाना बना दिया। उनके डायलॉग्स बच्चों बच्चों की जुबान पर थे। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे, ये एक पूरी पीढ़ी की आवाज़ थी, उस आम आदमी की आवाज़ जो सिस्टम से त्रस्त थी। शोले जैसी फिल्म ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह बनाई। जय वीरू की दोस्ती, गब्बर सिंह का दहशत और धर्मेंद्र अमिताभ का एक्शन, यह सब भारतीय सिनेमा के लिए एक माइलस्टोन बन गया। इस दौर में एक्शन, ड्रामा और दमदार परफॉर्मेंस का बोलबाला था। फिल्में अब समाज की नब्ज बन गई थी। लोगों को पर्दों पर अपना एक अक्स दिख रहा था, एक ऐसा अक्स जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। सिनेमा लोगों के गुस्से और उम्मीद का प्रतीक बन गया था। और फिर आया 1990 का दशक। ये वो दौर था जब भारत में बड़े आर्थिक सुधार हो रहे थे, ग्लोबलाइजेशन तेजी से हो रहा था, लोगों की जिंदगी थोड़ी खुशहाली और खुलापन आ रहा था। अब एंग्री यंग मैन की जगह रोमांटिक हीरो ने ले ली थी और इस दौर का बेतहास बादशाह बने शाहरुख खान, जिन्हें आज भी किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने प्यार, परिवार और एनआरआई दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना ली। यह फिल्म 25 साल से ज़्यादा एक समय तक एक ही थिएटर में चल रही थी। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आमिर खान कयामत से कयामत तक से लेकर एक मासूम रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी जगह पहचान बना चुके थे और सलमान खान मैंने प्यार किया से सीधे सबके दिल में उतर गए। इन फिल्मों ने युवाओं को प्यार और दोस्ती का एक नया चेहरा दिखलाया। इस दौर में फिल्में अब सिर्फ सिंगल स्क्रीन तक सीमित नहीं थी। शहरों में मल्टीप्लेक्स आने लगे थे जहां दर्शक बेहतर साउंड और बैठने की सुविधा के साथ फिल्म देख सकते थे। फिल्मों में विदेशों की शूटिंग करना आम हो गया था, जिससे फिल्में और भी ग्रैंड और विजुअली अपीलिंग लगने लगी थी। गाने और डांस का लेवल और भी ऊपर चला गया था। अब फिल्में बड़े बजट के म्यूजिकल एक्स्ट्रा वैगना बनने लगी थी। यह सिनेमा अब सिर्फ भारतीय दर्शकों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के भी अपनी जड़ों से जरूर रहा था। यह सिर्फ बॉलीवुड नहीं था, क्षेत्रीय सिनेमा जैसे तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम और बंगाली सिनेमा ने भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था और बॉम्बे इरुवर जैसी फिल्मों हिंदी दर्शकों के बीच भी पॉपुलर होने लगी थी। यह वह दौर था जब भारतीय सिनेमा ज़्यादा भव्य, ज़्यादा ग्लैमर और ज़्यादा एक्टिंग हो गया था। और अब आया है वो दौर जहां सिनेमा की कोई भाषा नहीं है। यह है पैन इंडिया फिल्मों का उदय। यह एक क्रांति थी जिसने यह साबित कर दिया कि कहानी में दम हो तो भाषा कोई मायने नहीं रखती है। साउथ इंडियन सिनेमा ने हिंदी दर्शकों को एक नया अनुभव दिया। एस राजामौली की बाहुबली सीरीज ने जब बॉक्स ऑफिस पर हजारों करोड़ कमाए तो लोगों ने देखा कि भारतीय सिनेमा की बहुत कहानी कह सकता है। इसके विजुअल्स, ग्रैंडरी ने और कहानी के ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
केजीएफ चैप्टर 1 और 2 ने प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स और यश जैसे स्टार को एक नेशनल आइकन बना दिया। रॉकी भाई का स्वैग और उनके दमदार डायलॉग्स ने पूरे भारत में धूम मचा दी। और फिर एस राजामौली की एक और मास्टरपीस है RRR। इस फिल्म ने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दिया। इसके गाने नातू नातू ने ऑस्कर अवार्ड जीता और फिल्म ने हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स को भी हैरान कर दिया। यह सिर्फ हिंदी सिनेमा का उदय नहीं था, यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और बंगाली सिनेमा का भी उदय था, जो अब अपनी दमदार कहानियाँ, विजुअल्स, ग्रैंडियर, इनोवेटिव मेकिंग और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से हिंदी सिनेमा को भी टक्कर दे रही थी। भाषा की दीवारें टूट चुकी थी। भारतीय सिनेमा अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। और आखिर में वो गेम चेंजर आया जिसने सिनेमा देखने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कोविड-19 महामारी के दौरान तो इसने एक लाइफलाइन का काम किया। अब फिल्में और वेब सीरीज़ देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने फ़ोन पर, अपनी टैबलेट पर, अपने स्मार्ट टीवी पर कभी भी कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। मिर्ज़ापुर ने गैंगस्टर की दुनिया में एक नए सिरे परिभाषित किया। स्कैम 1992 ने हर्षद मेहता की कहानी को घर घर पहुंचाया। फैमिली मैन ने एक्शन और कॉमेडी का बेहतरीन मिक्सचर दिखाया और पंचायत ने ग्रामीण भारतीय की सादगी को दिल जीत लिया। इन वेब सीरीज़ ने न सिर्फ बड़े स्मार्ट को नए सिरे पर पेश किया बल्कि नए एक्टर्स और नए कहानीकारों को भी एक बड़ा मंच दिया जिन्हें शायद पहले मौका नहीं मिलता था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने को ज़्यादा आज़ादी दी और वो ऐसे विषय भी चुन सकते थे जिन्हें अब शायद बड़े पर्दे पर भी फिल्में बनाना मुश्किल होता था। इसने सिर्फ मेट्रो शहरों पर तक ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और जहां थिएटर कम थे दर्शक और ग्लोबल कंटेंट के साथ साथ अपनी रीजनल भाषाओं में भी बेहतरीन कंटेंट देख सकते थे। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा का यह सफ़र सिर्फ फिल्मों का सफ़र नहीं, यह हर भारतीय के सपनों का सफ़र है। यह उस हिम्मत की कहानी जिसने मुश्किलों के बावजूद कैमरों को चालू रखा। यह उस कला का सम्मान है जिसने हर पीढ़ी को कुछ नया दिया है और हर दर्शक के दिल में एक खास जगह बनाई है। मुख्य फिल्मों से लेकर आवाज़ वाली फिल्मों तक, ब्लैक एंड वाइट से लेकर रंगीन तक, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स और फिर ओटीटी तक, भारतीय सिनेमा ने हर बदलाव को गले से लगाया और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। ये अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो अगर आप हमें कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।